गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले क्लासेस में आपको बता दिया था कि यहां पर जीके की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें आपके सौरभ सर यहां पर आ गए हैं और सौरभ सर बहुत जल्द आपके सामने भी होंगे और अपनी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। तो आप बहुत अच्छी क्लासेस का मज़ा आप ले पाएंगे, अच्छे से आप अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे, जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनकी आप तैयारी कर पाएंगे और जो भी पीडीएफ रहेंगे वो भी आपको मिलेंगे। सारा कुछ जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल रहेगा वो आपको समय समय पर आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और देखिए, मैं सौरभ सर के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वैसे तो सौरभ सर आपके इस इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट रहे हैं, 2013 के स्टूडेंट हैं यहाँ के, और अभी इस समय एक गवर्नमेंट जॉब में भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अध्यापन का कार्य भी इनका चल रहा है, अभी लगातार सेवाएं काफ़ी समय से दे रहे हैं और अच्छा अनुभव है सर के लिए पढ़ाने का। तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो आप पहले से सौरभ सर को जानते होंगे, और कुछ जो नए बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, बाहर के कई बच्चे हैं, राजस्थान से भी कई बच्चे जुड़ गए हैं अब। तो ये सभी बच्चे ऐसे हैं जो सौरभ सर को पहली बार आज देखेंगे। तो आगे भी आप लोग, सौरभ सर का गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। सर का जो अध्यापन है आज से स्टार्ट हो रहा है। आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका जेल पुलिस हो गया, एनटीपीसी है या फिर फॉरेस्ट गार्ड है, तो ये सारे जो एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको सौरभ सर अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं अभी बुलाऊंगा अभी सौरभ सर के लिए आपके सामने। आइए सर। सबसे पहले मैं रजनीश सर जो मेरे गुरुजी, मैं उन्हें थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आपके सामने आया हूँ। और डियर, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो अभी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, मैं उसके लिए आपके लिए जो भी है प्रिपरेशन आपकी कराऊंगा। इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा, हम आपको जीएस पढ़ाएंगे। और आप डियर यकीन मानिए, पहले आप वीडियो को देखिए, उसके बाद में क्वालिटी देखना। इवन जो भी मैं बताऊं, अगर आप उतना ही करते जाएंगे तब भी आपका बहुत अच्छे से हर एक सब्जेक्ट है क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो मुझे अपने बारे में कुछ कहना नहीं है। बाकी सर ने जो भी है अच्छे से बता ही दिया है मेरे बारे में, और जो भी है आप जज करेंगे केवल क्वालिटी को लेकर। ठीक है, तो आज मैं जो आपके लिए है, जो हमारे कुछ मैं ऐसे टॉपिक लेके आपके लिए स्टडी कराऊंगा जो हमारे हर एक में सब जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें आते ही हैं। ओके, थैंक यू। मैं ये माइक अब दोबारा से रजनी सर के लिए देना चाहूँगा। थैंक यू। ठीक है, तो अभी आप लोग देखिए, यहाँ पर जैसा सर पढ़ाने वाले हैं, मध्यकालीन भारत आज स्टार्ट कराएंगे और मध्यकालीन भारत से आप यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। डेली आपको इसमें जो समराइज़ जो यहाँ पर सर कराएंगे, डेली समझाएंगे, वो आप अच्छे से समझिए। उसके बाद मैं यकीनन मैं कह सकता हूँ, मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें नोट करने की भी आवश्यकता नहीं रहेंगी। बहुत अच्छे से सर आपका क्लियर कराएंगे। फिर भी उसके सारे पीडीएफ जो रहेंगे वो एप्लीकेशन पर, जो कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन है जिसमें फ्री स्टडी मटेरियल में डाले जाएंगे। लगातार आपको जितना भी जो भी टॉपिक डेली का डेली निपटेगा, या एक एक दो दो दिन करके आपका, सपोज़ कीजिए खिलजी वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया या तुगलक वंश हो गया, तो वंश वाइज आप टोटल पीडीएफ वहाँ से आप अपना ले पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए आपको कोणार्क कोचिंग का जो एप्लीकेशन है, जिसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, तो बस अभी सर आपके सामने होंगे। अभी आपका जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत स्टार्ट होने वाला है। ओके डियर। ठीक है डियर, आज हम आपके लिए जो, जैसा कि हमने बताया था कि अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत के बारे में हम आपको बताएंगे। बट इससे पहले क्या है कि आपको कुछ इसके बेसिक जो चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसा क्या है। देखिए, मध्यकालीन भारत को समझने से पहले ज़रूरी है कि आखिर हम इसे मध्यकालीन भारत किस बेस पे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, हमें ये जानना भी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं हमने क्या किया है। सबसे पहले हम काल विभाजन हमने देखते हैं कैसा क्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अपना जो इतिहास को अपने अध्ययन की दृष्टि से, अगर इसमें सहूलियत हो, अध्ययन हम अच्छे से कर सकें, तो जो हमारे स्कॉलर लोग हैं उन्होंने अध्ययन की दृष्टि से इसे कई भागों में बांटा है। उनका आधार अलग अलग है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसे देखिए। ठीक है,
देखिए, इतिहास को जब इसका अध्ययन करेंगे तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसे सहूलियत के अकॉर्डिंग हमने इसे क्या किया है, कुछ कालों में विभक्त किया है। जैसे नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत और नंबर 3 आधुनिक भारत। इसकी कुछ हमने टाइमिंग है वो लिखी है, आइए उसे भी देखते हैं। क्या है, जहाँ पर जैसे प्राचीन भारत को जो हमने माना है कि इसकी जो टाइमिंग रही है वो 711-12 ईसा पूर्व तक का समय रहा है। इसको हमने जो रखा है वो प्राचीन भारत के अंतर्गत रखा है। अब सवाल ये आता है कि हमने यही समय क्यों लिया, हमने यह समय क्यों लिया कि प्राचीन भारत को हमने ये क्यों कहा, तो हम आपको इसमें बताते हैं। कैसा क्या था कि हम आपको बताएं कि उत्तर भारत में इस समय एक हमारे जो शासक रहे हैं उनका नाम था हर्षवर्धन, जो पुष्यभूति जो आपका वंश था उससे बिलोंग करते थे। तो हर्षवर्धन जो आपके शासक हैं वो बहुत ज़्यादा ही बोल्ड थे, साहसिक एक व्यक्ति थे। उनके समय में अगर देखी जाए तो भारत की सीमा हमारी जो है वो काबुल तक फैली हुई थी। लेकिन क्या होता है, उनकी जो मृत्यु होती है वो आपकी 647 ईसा पूर्व तक हमारी जो मृत्यु उनकी हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में उत्तर भारत की जो स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा ही हमारी दयनीय हो जाती है और हमारा उत्तर भारत क्या है, पूरे छोटे छोटे भागों में बंट जाता है। जब ये बंट जाता है तो आपको पता है जहाँ पर हमारी शक्ति कमज़ोर होगी वहाँ पे बाहर के आक्रमणकारी अपना आक्रमण करने की सोचेंगे। तो इसी दृष्टि से देखा जाए, जब हमारे छोटे छोटे जब भारत के टुकड़े हो जाते हैं तो ये हमारे क्या है, भारत आपको पता है उस समय एक हमारे सोने की चिड़िया, ये हमारे विदेशी आक्रमणकारियों को एक अपने ओर आकर्षित करने वाला एक हमारा स्थान रहा है। यहाँ पे पूरा वैभवशाली ये रहा है, संपदा यहाँ पे भरपूर मात्रा में है। अब क्या होता है, जब यहाँ पे कोई भी जब एक हमारा प्रॉपर एक अच्छा शासक जब नहीं मिलता है तो इस पर हमारे हल्के हल्के करके आक्रमण होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस उसमें देखा जाए रेफरेंस में तो 711-12 ईस्वी जो आपको पता है कि इसमें हमारा एक आक्रमण होता है जो मुस्लिम आक्रमण होता है। तो वहाँ तक का जो हमारा समय है हमने उसे प्राचीन भारत में रखा है। इसी प्रकार दूसरा हमारा जो कालखंड चलता है इतिहास में वो हमारा चलता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हमारा क्या रहता है कि जो हमारा यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक का समय रहा है, यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक का जो हमारा समय रहा है उस पूरे समय को हमने किस में बांटा है, उस पूरे समय को हमने डियर अपना किस में रखा है, मध्यकालीन भारत में रखा है। आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा पुर्तगाल एक व्यक्ति था जो 1498 में आया था, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था सभी को पता है, क्या नाम था, वास्को डी गामा। ठीक है ना, वो पुर्तगाल व्यक्ति यहाँ पे हमारा आता है और यहाँ पे अपना बिजनेस करता है। इसके बाद में हमारी और भी कंपनियाँ आती हैं। तो हमने क्या किया है, पुर्तगाली जो हमारी यूरोपीय, पुर्तगाल क्योंकि यूरोप में पड़ता है तो वो सभी कंपनियाँ जो यूरोप साइड से आई हैं वो यूरोपीय कंपनियाँ कहलाई। तो वो बारी बारी से यहाँ पे आती हैं, अपना बिजनेस करती हैं। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक का समय आप कह सकते हो 1498 तक का जो हमारा समय रहता है वो हमारा मध्यकालीन भारत में हमारा काउंट होता है। और इसी मध्यकालीन भारत में आप स्पेशली जो पढ़ोगे वो आपका जो दिल्ली सल्तनत वाला रहता है हमारा पूरा, वो इसी में ही आपको हम जो है अध्ययन उसका कराएंगे। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है ये वाली आपकी, आधुनिक भारत। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आने वाले प्रश्न भी यहाँ से ही हमारे आते हैं। इसमें देखा जाए जो आधुनिक भारत है आपका, आधुनिक भारत की जो हमारी टाइमिंग रहती है वो आपकी जो रहेगी वो हमारा क्या रहेगा कि ठीक है, हाँ ठीक है भाई। तो दोस्त हम कहाँ पे थे, यहाँ पे हम जो हमारा जो आधुनिक भारत की जो टाइमिंग है वो हमने इसके लिए जो डिसाइड की है वो हमारा रहा है 1498 ईस्वी से लेके 1964 ईस्वी तक का जो समय है वो हमने आधुनिक भारत में उसको रखा है। इसमें आपको ये समझना जरूरी है कि जो हमारा 1498 है और जो 1964 तक का समय ये क्या चीज़ है वो देखते हैं। 1498 आप समझ चुके हैं कि ये हमारे क्या है, ये हमारी यूरोपीय कंपनी जो हमारी पुर्तगाली जो हमारी कंपनी थी वो हमारे पुर्तगीज लोग आए थे यहाँ पे। ठीक है, और इधर जो 1964 जो आपको दिख रहा है ये समय क्या है कि यहाँ पर जो हमारे एक लीडर हैं जवाहरलाल नेहरू,
उनकी इस समय डेथ हो चुकी है। तो यहाँ तक का जो हमने समय 1964 में, क्योंकि उनकी डेथ हुई है, तो वहाँ तक का समय जो हमारा आता है, इसमें हमारा जो आज़ादी भी हमारे लिए मिल जाती है। तो उससे आगे जवाहरलाल नेहरू तक की जो मृत्यु है, वहाँ तक का जो हमारा समय रहता है, उसको हमने जो रखा है वो हमने रखा है आधुनिक भारत में। तो आप क्या समझे, एक बार इसे हम आपको समराइज करा देते हैं कि हमने जो काल विभाजन है इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से जो बांटा है, वो 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा है। नंबर 1 प्राचीन भारत, नंबर 2 मध्यकालीन भारत और नंबर 3 आधुनिक भारत। प्राचीन भारत की बात करें तो इसकी जो टाइमिंग है 711 से 712 ईस्वी तक का जो हमारा ईसा पूर्व तक का जो हमारा समय है, वो हमारा जो आपका जाएगा प्राचीन भारत का जाता है। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत हमारा रहता है 1498 तक का जो हमारा समय रहता है, इसके बाद तक का वो हमारा रहता है आपका मध्यकालीन भारत, जिसमें आप पूरी सल्तनत हम आपको पढ़ाएंगे। और इसी प्रकार जो हमारा आधुनिक भारत रहता है, वो हमारी जो आपकी कंपनियां हैं, पुर्तगाली जो हमारी यूरोपीय कंपनियां हैं, उनके आगमन के समय से लेकर जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक का जो हमारा समय रहता है वो रहता है। आइए ठीक है, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपके जो 2 कालखंड है, यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके प्रश्न आने की जो रहती है प्रवृत्ति रही है। आगे जो हमारे पीछे जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनमें काफ़ी प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो आपका रहेगा मध्यकालीन भारत, ठीक है। क्योंकि मध्यकालीन भारत अगर आपका कंप्लीट है, इधर आप मध्यकालीन भारत कर लीजिए, इधर आधुनिक भारत कर लीजिए, तो आप ये मानिए कि आपको अंदर से ही लगेगा यार हमें इतिहास में अच्छे से कुछ ना कुछ अब अच्छे से आने लगा है, ठीक है। तो हम पे विश्वास रखिए और अपना 100% दीजिए, भगवान आपका साथ देगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे मध्यकालीन भारत जो हम देखते हैं, तो इसका हमने आपको बताया है यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक का समय रहता है कब से, 712 ईस्वी के बाद से लेके यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक का समय। इसमें क्या है, मध्यकालीन भारत में आपके लिए जो मुख्य रूप से जो चीज पढ़नी है वो आपको पढ़नी है आपकी दिल्ली सल्तनत। तो देखते हैं कैसा क्या है दिल्ली सल्तनत। इसकी जो टाइमिंग रहती है वो 1206 से लेके 1526 तक का हमारा समय रहता है। ये पूरा जो समय है ये हमारा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाला समय है। और दिल्ली सल्तनत में हमारे क्या है, कुछ वंश हमारे जो है अपना रूल करते हैं, और ये इन वंशों की संख्या आपकी 5 है। आइए वो कौन कौन से वंश हैं उनके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको सभी कुछ आता ही होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। नंबर 1, इसमें जो हमारे आने वाले वंश हैं उसमें नंबर 1 हमारा रहा आपका गुलाम वंश रहा, नंबर 2 आपका खिलजी वंश रहा, नंबर 3 आपका तुगलक वंश रहा, नंबर 4 आपका सैयद वंश रहा और नंबर 5 आपका लोदी वंश रहा। इसकी टाइमिंग आपको याद कर लेनी है, ये आपकी बेसिक चीज़ है, इससे ही आपके कई सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। कि अगर आपको इनकी टाइमिंग पता है तो आपको अगर इसके लिए अरेंज करने को आ जाता है कि कौन सा वंश पहले है कौन सा बाद में है, तब भी आप उसे कर सकते हैं। और इसको जो अगर वंश आपको क्रम से ही, पहली बात आपको जो वंश हमने लिखवाए हैं वो क्रम से याद करने हैं। और इनको याद करने की एक वैसे तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप पक्का ये मानिए आपको कहीं कुछ भी जो भी है बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। आप इतना ही पढ़िए, सफिशिएंट होगा, ठीक है। देखते हैं इसकी, अगर हम देखें इसकी ट्रिक है, अगर आप चाहो तो याद कर लो। इसका है गुल खिले सायर, हाँ तस्ले में ऐसा ही आपका है, लेकिन आप ट्रिक के पीछे मत पड़ो। जब आप एक के बारे में जब मैं आपको समझाऊंगा तो अच्छे से आपको नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए गुलाम वंश, गुलाम वंश की जो टाइमिंग रहती है वो 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक का है। इसी प्रकार हमारा जो अगला वंश आ जाता है ये आपका है खिलजी वंश। खिलजी वंश, इसकी टाइमिंग जो हमारी रहती है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहती है। इसी प्रकार हमारा अगला वंश है, ये है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश की जहां पर जो हमारी टाइमिंग है वो आपकी रहती है 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। इसी प्रकार आपका जो चौथा वंश आता है हमारे इसमें, वो आपका है सैयद वंश, और इसकी जो टाइमिंग है वो आपकी 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक रहती है। और आपका दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाला जो आपका अंतिम वंश है वो आपका लोदी वंश है। लोदी वंश की जो आपकी टाइमिंग है वो आपकी रहती है 1451 से 1526। तो क्या करना है आपको, इन वंश को आपको क्रम से याद कर लेना है और इनकी टाइमिंग को भी अच्छे से याद कर लेनी है।
यहाँ पर डियर 1 मिनट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने टाइमिंग लिखी है, बोल तो मैं आपको ईसवी रहा हूँ, बट यहाँ पे जो लिखा गया वो ईसा पूर्व है। तो यहाँ से आप ईसा पूर्व नहीं, ईसवी तक का हमारे जो समय रहेगा वो ईसवी में चल रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी हमने जो बात की थी, जो हमारे 5 वंश थे उनके बारे में हमने आपको बताया। अब हम एक एक वंश को बहुत अच्छे से इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए, हमारा पहला वंश जो था हमारा गुलाम वंश था, और इसकी टाइमिंग जो हमारी रहती है 1206 से 1290 ईस्वी तक की रहती है, ठीक है। ये जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश को एक अन्य नाम जिसका नाम है मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। आखिर ये मामलुक वंश इसके लिए क्यों कहा गया वो हम आपको बताते हैं। गुलाम वंश ऐसा हमारा क्या हुआ कि गुलाम वंश ही नाम पड़ा, वो हम आपको बताते हैं। कुछ एक स्टोरी है, आप थोड़ा इसे ध्यान से सुन लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि जो हमारा गौरी था, गौरी की जब 1206 में हमारी जब उसकी मृत्यु हत्या कर दी जाती है, जब उसकी हत्या कर दी जाती है, झेलम जो हमारा आज जो आपका पाकिस्तान वाला साइड से पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, उस साइड से हमारा शहावा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमारी कर दी जाती है। तो उसके बाद में उसके कुछ गुलाम होते हैं, जिन गुलामों में मुख्य गुलाम आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा। क्या होता है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, जब ये मृत्यु इसकी हो जाती है, और इससे पहले आपको पता है कि गौरी भारत को विजित कर चुका है, भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो देख रेख है वो अपने सबसे चहेते गुलाम जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है, और सिंध जाते जो अपना देश जाते समय उसकी वहाँ पे जो झेलम डिस्ट्रिक्ट जो आपका पाकिस्तान में, वहाँ पे हत्या कर दी जाती है। अब देखते हैं, जब इसकी हत्या हो जाती है तो इसके जो गौरी के गुलाम थे उनके बीच में गौरी की जो जितनी भी संपत्ति थी उसको लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं कि भाई किस गुलाम को क्या दिया जाए। तो जो हमारा गौरी था, गौरी की खुद की तो कोई संतान नहीं थी, लेकिन जो गौरी है उसका एक भतीजा था। भतीजे ने क्या किया था, उसके जितने भी गुलाम हैं वो आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो उनको क्या किया, उसने एक समझौते के तौर पे उन्हें कुछ क्षेत्रों का शासक बना दिया, ठीक है। देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो इन सभी को जो गुलामी से आज़ादी दे दी, एक पत्र द्वारा गुलामी से आज़ादी दे दी। बाद में यहाँ पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत दिया गया। क्यों दिया गया भारत? क्योंकि ये गौरी के द्वारा विजित था, और गौरी क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था कुतुबुद्दीन ऐबक पे, तो वह स्वयं ही गौरी को भारत सौंप के गया था। तो इस वजह से जो भारत रहता है वो वहाँ का शासक बना दिया जाता है। भारत किसको दे दिया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसी प्रकार क्या होता है, यालदोज जो होता है, यालदोज को जो दिया जाता है वो गजनी वाला जो हमारा क्षेत्र है वो दे दिया जाता है, ठीक है। और जो हमारा कुबाचा है वो उसके लिए हमारा कौन सा दे दिया जाता है, मुल्तान और सिंध वाला जो क्षेत्र है वहाँ का शासक बना दिया जाता है। इनमें देखा जाए अगर स्वभाव की बात करें तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो स्वभाव से बहुत अच्छा और सच्चा व्यक्ति है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, हमेशा कुतुबुद्दीन ऐबक को यालदोज व कुबाचा से रहता है खतरा। जब इससे इसे खतरा रहता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता है कि मैं जो शासन करूं, भारत तो मेरे पास है, जब मैं शासन करूं तो मैं एक ऐसी जगह से करूं जहां पे मैं सुरक्षित रहूं, और उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है वो है लाहौर। क्योंकि लाहौर में जो गौरी है, गौरी के जो हमारे उसके जो लगने वाले जो घर वाले लोग और भी हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो इस कारण आगे चल के जो हमारा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है ये अपनी राजधानी बनाता है लाहौर को, ठीक है। देखते हैं आगे। अब जो आपका मामलुक, हमने बताया कि गुलाम वंश है, गुलाम वंश का जो एक अन्य नाम है इसको मामलुक वंश कहा जाता है। इसे मामलुक क्यों कहा जाता है वो आप थोड़ा सा सुनेंगे, एक स्टोरी है। क्या है मामलुक, किसे कहते हैं? मामलुक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि जिसके माता पिता पहले किसी के गुलाम ना हो, लेकिन उनका जो बच्चा है वो किसी का गुलाम रहा हो, तो ऐसे को कहा जाता है मामलुक। तो
तो इसी वजह से जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, क्योंकि इसके लिए एक स्टोरी है। निसापुर में इसके लिए जब ये छोटा था तो इसको इसके माता पिता से अलग करके इसे बेचने के लिए लाया गया था। तो वहाँ पे एक काजी होता है, और काजी जो होता है आपको पता है कि वो एक सीधा और सच्चा इंसान होता है। तो उस काजी को अपने जो उसकी मस्जिद होती है उसकी साफ़ सुथराई करने के लिए एक बच्चे की ज़रूरत थी। जब उस बच्चे की उसे ज़रूरत थी तो वह गुलाम का जो बाज़ार लगता था पहले, तो वो वहाँ पे निसापुर में वहाँ पे जाता है और वहाँ से इस बच्चे को लाता है। अब इस बच्चे को जब वो लाता है तो ये वहाँ पे जो काजी होते हैं उनकी सेवा करता है, बाकी जितना भी काम होता है वहाँ का मस्जिद का करता है, और साथ में कुरान का भी पाठ करता है। और इसी वजह से इसकी एक उपाधि इसे दी गई थी कुरान खां। क्यों दी गई थी? क्योंकि ये कुरान का बहुत अच्छा सुरीली लय में पाठ करता था, जिस कारण इसे जो उपाधि दी गई थी वो कुरान खां की दी गई थी। आइए देखते हैं। तो ये वाली बात हो गई। अब जो हमारा मामलुक वंश आप अच्छे से समझ चुके हैं कि वह व्यक्ति जिसके माता पिता किसी के गुलाम ना रहे हो लेकिन वो बच्चा गुलाम हो तो इसको मामलुक कहते हैं। तो इसी वजह से ये हमारा जो गुलाम वंश है, क्यों गुलाम वंश क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम है। किसका गुलाम है? गौरी का गुलाम है। तो उसने क्या किया, अपना इस वंश की जो स्थापना है वो गुलाम वंश के नाम से ही की। ठीक है, तो गुलाम वंश हमारा हो गया, और इधर इसके लिए मामलुक वंश क्यों कहा जाता है ये भी आपको क्लियर हो गया। पेपर में सीधा सीधा आता है निम्न में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का वंश नहीं है या है, तो अगर मामलुक वंश आता है तो वो पक्का है, क्योंकि उसको ही हमने गुलाम वंश कहा है। ठीक है, इस गुलाम वंश में आपके कुछ शासक हुए हैं, और इन शासकों में अगर देखा जाए तो कुल मिला के आपका जो शासन किया है वो हमारे 10+1। 10+1 का क्या मतलब है? 10 पुरुष यहाँ पे रहे हैं शासन करने वाले, और एक हमारी महिला रही है। और उस महिला को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब उसका समय आएगा तो हम आपको बताएंगे वो महिला आपकी कौन है। आपके मन में आ गया होगा, वो है रजिया सुल्तान। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा संस्थापक रहा है इसका गुलाम वंश का, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, आइए। ये गुलाम वंश की जो स्थापना है, इसकी स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम शासनकाल की बात करें तो इसने शासन है 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक किया है, और इस शासनकाल में इसने क्या क्या किया है वो भी हम देखते हैं। इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई है? लाहौर बनाई है। राजधानी लाहौर क्यों बनाई है? क्योंकि आपको पता है ये बाकी जो और दूसरे जो गौरी के गुलाम थे उनसे ये डरता था, झगड़ा करना नहीं चाहता था, जिस कारण इसने अपनी जो राजधानी है उन जो गौरी के करीबी हैं उनके पास बनाई, और वहाँ से ही ये अपना दिल्ली में शासन करता था, वो आपका लाहौर रहा। अगर हम उपाधि की बात करें तो इसके लिए उपाधि क्या क्या दी जाती हैं वो देखते हैं। इसके लिए जो उपाधि दी जाती है वो कुरान खां की दी गई। क्यों कुरान खां? क्योंकि आपको पता है जब ये काजी के पास में एक गुलाम के तौर पे जब ये खरीद लिया गया था बच्चा, तो ये बहुत ही सुरीले स्वर में अपना जो कुरान का पाठ करता था, जिस कारण इसके लिए जो कहा गया वो कुरान खां उपाधि दी गई। इसी प्रकार जो इसकी सेकंड उपाधि जो रही वो पील बख्श रही। पील बख्श का मतलब क्या है इसे भी हम समझ लेते हैं। पील का जो मतलब होता है वो होता है आपका हाथी, और बख्श का मतलब होता है दान देने वाला। मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये हाथियों का दान देता था, जिस कारण इसके लिए जो उपाधि दी गई थी दूसरी वो पील बख्श दी गई थी। और ऐसे ही हमारी जो नेक्स्ट उपाधि से दी गई थी वो लाख बख्श दी गई थी, क्योंकि ये अपने गरीब और जो अपने रिश्तेदार थे उनको लाखों का अपना क्या देता था, लाखों का संपत्ति उन्हें देता था, दान करता था। दानदाता ये बहुत बड़ा था, इस वजह से लाख बख्श कहा गया। और यहाँ पे जो हातिम सेकंड है ये भी इसके लिए दयालुता के लिए इसके लिए ये उपाधि मिली है। तो आप लोगों को ये इसकी जो उपाधियां हैं सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं कि कुरान का पील बख्श, लाख बख्श और हातिम सेकंड किसकी उपाधि है, तो आप बता सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक की है। अब आते हैं, देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ अपने स्थापत्य कार्य भी कराए हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इवन बोर्ड पे लिखी हुई हर एक चीज़ पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बस ध्यान से सुनते रहिए, वीडियो को एक बार देख लीजिए, आपका अच्छे से हो जाएगा।
ठीक है। देखिए स्थापत्य कार्य में अगर देखा जाए तो जो हमारा जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने दिल्ली में एक मस्जिद बनवाई थी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद क्या थी? ये मस्जिद तो इसने नहीं बनवाई थी, आप ये कह सकते हो कि दिल्ली में 27 जैन व विष्णु के जो मंदिर थे उनको इसने तुड़वाया और उन मंदिरों के ऊपर उसने एक मस्जिद बनवाई जिसे कहा गया कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और ये भारत की जो हमारी है वो पहली मस्जिद है। ये भारत में बनने वाली हमारी कैसी मस्जिद है? भारत की प्रथम मस्जिद है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार इसने क्या किया, एक हमारी जो दूसरी मस्जिद बनवाई थी भारत में, उसे कहा गया अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये आपकी मस्जिद, ये आपकी कहाँ पे है? ये आपकी जो मस्जिद है ये दिल्ली में है। ये वाली मस्जिद जो आप कुब्बत उल इस्लाम आपकी दिल्ली में है। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है आपकी, ये अजमेर में है। अब अढ़ाई दिन का झोपड़े का मतलब क्या है, थोड़ा आप इसे समझ लेंगे तो आपका ये वाला क्लियर पॉइंट हो जाएगा। इसमें क्या है, अढ़ाई दिन का मतलब आपको पता है, 2.5 दिन वाला जो हमारा होता है वो होता है। लेकिन क्या 2.5 दिन में हम आपसे पूछे क्या किसी मस्जिद का या कोई भी कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? इम्पॉसिबल है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा ही है, फेरबदल किया जाता है। वो क्या होता है वो आप समझेंगे। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है जो अजमेर में, ये इससे पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। ये चौहान वंश के एक जो हमारे शासक रहे हैं विग्रहराज चतुर्थ, उन्होंने ये विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया था। लेकिन बाद में क्योंकि दिल्ली पे जो अब आपका है हमारा ऐबक आ चुका है, अब हमारा ऐबक आ चुका है, तो ऐबक ने इस जो आपका जो विश्वविद्यालय था इसका ऊपर का पोर्शन हटा के उसे एक मस्जिद का आकार दे दिया, जो काम 2.5 दिन में हुआ, जिस कारण इस मस्जिद का नाम जो पड़ता है वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ता है और ये भारत की हमारी दूसरी मस्जिद हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसने एक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो पेपर में बहुत ज़्यादा बार आता है वो है इसने निर्माण कराया था कुतुब मीनार का। कुतुब मीनार दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी अगर आपको लंबाई कभी कभी पूछ ली गई है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो 73 मीटर या 240 फीट है, ठीक है। और अगर हम कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा और भी डिटेल से बात करें तो आइए थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। ये फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है और आते ही आते हैं। कुतुब मीनार की जो नींव है वो हमारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। लेकिन इसका जो नामकरण है, नामकरण एक हमारे सूफी संत थे जिनका नाम था शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये एक हमारे सूफी संत हैं, तो उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इसमें कुल मंजिल की बात करें तो वर्तमान समय में इसमें कुल जो हमारी मंजिल है वो मंजिलों की संख्या 5 है। और ये 5 मंजिल होने के भी पीछे एक आपकी एक स्टोरी छोटी सी है, वो हम आपको बताते हैं, थोड़ा सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्या है ये 5 मंजिल आज की है, ये कैसे कैसे बनी है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे आपको पता है एक मंजिल बनवाई थी, एक मंजिल की स्थापना कराई, ठीक है। आप कह सकते हो नींव उसकी डलवाई, एक मंजिल हो गई। इसके बाद में इसमें हमारे इसके आगे इनके दामाद आएंगे इल्तुतमिश, उन्होंने इसमें 3 मंजिल जुड़वा दी। कुल संख्या हो जाती है, अब मिला के हमारी 3 मंजिल जुड़वा दी और कुल संख्या हमारी कितनी हो जाती है? 4। फिर आगे जो हमारी जो रहती है वो क्या होता है कि आपका जो चल रहा था तुगलक वंश चल रहा था। तुगलक वंश के समय में एक हमारा क्या होता है, एक आकाशीय बिजली एक हमारी इस मंजिल पे गिरती है, जिससे हमारी क्या होती है, एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो जो आपका फिरोज तुगलक था, तुगलक वंश का शासक, वो क्या करता है, एक तो जो गिर गई थी मंजिल उसकी तो रिपेयरिंग कराता है और पास से अपने एक मंजिल इसमें और जुड़वा देता है और कुल मिला के संख्या इसकी हो जाती है आपकी 5। तो वर्तमान समय में अगर आपसे पूछे कितनी मंजिल है ये हमारी, तो 5 मंजिल है। डियर, आपको कुछ नॉइज़ आ रहा होगा, एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रही है तो ये बारिश की आवाज़ है, तो आप केवल पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बारिश की आवाज़ में मत जाना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि आपका ये हो गया। अगर इसकी बात करें ये निर्माण कार्य हमारा कब हुआ है, तो ये निर्माण कार्य आपका 13वीं शताब्दी में हमारा इसका किया गया है। निर्माण हमारा 13वीं शताब्दी में किया गया है। नेक्स्ट बताएं तो एक फैक्ट इसका ये भी है, ये जो कुतुब मीनार है दिल्ली में है जो आपकी, ये ईंट से बनी हमारी सबसे बड़ी मीनार है। अगर आपसे पूछा जाए कि ईंट से बनी सबसे बड़ी मीनार कौन सी है तो आप कुतुब मीनार ही बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। और ये वाला आपका हो गया। एक चीज़ आपको हम और बताते हैं, जो कुछ पॉइंट है हमारे किसके बारे में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है। क्या है देखते हैं। सबसे पहले ये है कि इसने कभी भी भारत में जब इसने शासन किया तो कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने हमेशा किसकी उपाधि धारण की, इसने मलिक या शिपह सालार की उपाधि धारण की। इसने सुल्तान की उपाधि धारण, अगर आपसे पूछा जाता है निम्न में से किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की या प्रथम वह शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की सल्तनत में, तो आपका वो क्या रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। और एक पॉइंट और, भारत में तुर्की साम्राज्य का, क्योंकि ये खुद एक तुर्की व्यक्ति था, भारत में तुर्की साम्राज्य अगर आपका पूछा जाता है, ठीक है ना, तो आपका संस्थापक किसे माना जाता है, तब भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहेगा। ठीक है, और ये वाली बात होती है। चलिए ये आपके हैं, आप इन्हें अच्छे से याद रखना पॉइंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि आपका ये पहला वीडियो आपके पास में जा रहा है और आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके उसे प्लीज़ अपना कमेंट लीव कीजिए, हम उसे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और उसको आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ इसके लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट बनाइए। ठीक है, और इसके लिए आप लाइक भी कीजिए। थैंक यू। और बाकी जो आपका गुलाम वंश का जिस के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपको उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगे। थैंक यू।